अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वायरस, ठीक है ना। तो वायरस का एक फुल कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। बीएससी और एमएससी के बच्चों के लिए ये लेक्चर है हमारे पास, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, ठीक है ना, जनरल नॉलेज के लिए फॉर पर्पज़, ठीक है ना। तो उसके अलावा कम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए भी आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो वायरस क्या है? वायरस एक ए सेलुलर पार्टिकल है, ठीक है ना। एक ए सेलुलर पार्टिकल, इसका मतलब क्या है कि ये सेलुलर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर करैक्टर ही नहीं है सेलुलर वाले, इसीलिए हम इसको कहेंगे इट इज़ ए सेलुलर पार्टिकल। क्लियर। तो जो क्या होता है, एक इंट्रा सेलुलर ओब्लिगेट पैरासाइट होगा, ठीक है ना। एक ए सेलुलर पार्टिकल विच इज़ ओब्लिगेट पैरासाइट। ओब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या है कि ये अपने होस्ट के बगैर वर्क नहीं कर सकते। जो होता है ना फैकल्टेटिव पैरासाइट, वो अपने होस्ट के बगैर भी जिंदा रह सकता है, लेकिन वायरस ओनली लिव विद एन होस्ट, ठीक है ना। दे कांट लिव विदाउट देयर होस्ट, ठीक है। ये अपने स्पेसिफिक होस्ट के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि ये इसको कल्चर मीडिया पे हम ग्रो नहीं करवा सकते। कांट ग्रो ऑन कल्चर मीडिया, ठीक है ना। इसको हम कल्चर मीडिया के ऊपर ग्रो नहीं करवा सकते। क्लियर। तो कल्चर मीडिया के ऊपर इसको ग्रो नहीं करा सकते। उसके अलावा जो वायरसेस होते हैं ना, ये एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंट होते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, ठीक है। क्लियर। तो क्या होते हैं? वायरसेस आर ए सेलुलर ओब्लिगेट पैरासाइट। ओब्लिगेट पैरासाइट होने के साथ साथ ये इंट्रा सेलुलर भी होते हैं। दे आर इंट्रा सेलुलर, ठीक है, जिसको हम ग्रो नहीं करवा सकते कल्चर मीडिया पे। और इसके अलावा एंटीबायोटिक के खिलाफ ये रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है ना। दीज आर रेजिस्टेंट अगेंस्ट एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स वायरसेस के ऊपर असर नहीं कर सकती। एंटीबायोटिक्स जस्ट बैक्टीरिया को ही किल करती हैं, ठीक है ना। वायरसेस जो होते हैं इनके पास रेजिस्टेंस होती है अगेंस्ट एंटीबायोटिक, ठीक है ना। तो हम ये बात कह सकते हैं। अब ये ए सेलुलर पार्टिकल का मतलब क्या है कि ये लिविंग नहीं है। ये लिविंग तब होंगे जब ये होस्ट के अंदर इंटर हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर अपनी रेप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस अपनी करेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन जब ये किसी होस्ट के बगैर अपने होस्ट के बगैर, ये बिल्कुल ही फारिग चीज़ है। वहाँ पे ये जस्ट क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में एक समझ लो आप नॉन लिविंग फॉर्म में ये पड़े रहेंगे। कोई हरकत, कोई इनके अंदर चीज़ नहीं होगी, ठीक है, लिविंग वाली, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वायरसेस जो है ये थ्रेशोल्ड पे है लाइफ की। ये लाइफ की थ्रेशोल्ड पे है, ये ज़िंदगी के दोराहे पे वायरसेस खड़े हैं, ठीक है ना। क्योंकि उसके अलावा क्या है कि इसको हम कल्चर मीडिया पे ग्रो नहीं करवा सकते, क्योंकि इन कल्चर मीडिया के ऊपर बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स पड़े होते हैं जो कि लिविंग थिंग की जो है वो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बट वायरसेस कांट यूटिलाइज दीज थिंग्स। वायरसेस इनको यूटिलाइज ही नहीं कर सकते, जिसकी वजह से कल्चर मीडिया के ऊपर इनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं। वहाँ पे ये कोई किस्म की ग्रोथ नहीं शो करेंगे, ठीक है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम देखें वायरसेस का, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो वायरसेस के अंदर क्या होता है, ये बाहर कोट है, ठीक है। तो बाहर वाले कोट को नाम दिया जाता है इसकी बॉडी जो होती है ना, दो चीज़ों पे होती है, कंसिस्ट करती है। एक है कोट और दूसरा है हमारे पास कोर। तो बाहर वाले को कहते हैं हम कोट और अंदर वाले पोर्शन को कहते हैं कोर। जो कोर है ना, ये मिलके बना होता है न्यूक्लिक एसिड से, और जो कोट है ना, ये मिलके बना होता है कैप्सिड। इसको कैप्सिड भी कहते हैं। और जो कैप्सिड है ना, ये यूनिट्स पे कंसिस्ट करता है कैप्सिड। इसके यूनिट्स कौन से होते हैं? कैप्सोमियर,
ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कैप्सोमियर मिल के जो है वो कैप्सिड बनाते हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा कैप्सोमियर मिलते हैं आपस में और कैप्सिड बना देते हैं। और न्यूक्लिक एसिड अंदर हमारे पास न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है ना। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये हमारे पास डीएनए भी होगा और आरएनए भी होगा, ठीक है ना। डीएनए और आरएनए दोनों हो सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, लेकिन एट अ टाइम ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है ना। अगर जस्ट मिमी वायरस के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों ही पाए जाते हैं एक्सेप्ट मिमी वायरस, ठीक है। तो अब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, जो कैप्सिड है ना ये एक प्रोटीन ही है, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों मिलते हैं और क्या, इसीलिए हम इसको कहते हैं हमारे पास वायरसेस क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन, because they are made up of nucleic acid plus protein, that's why we called it as nucleoprotein, ठीक है। तो वायरसेस को हम न्यूक्लियोप्रोटीन इसीलिए कहते हैं, ठीक है। बॉडी के बाहर वाले हिस्से को जो कोर है, जो कोट है वो मिलके बना होता है किससे, प्रोटीन से, और अंदर वाला हिस्सा जो कोर है वो मिलके बना होता है न्यूक्लिक एसिड से, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या है हमारे पास, कोर की भी बात हमने कर ली है, क्लियर। तो अगर हम बात करें ना केमिकल डेफिनेशन की, वायरसेस की केमिकल डेफिनेशन, अगर केमिकल डेफिनेशन देखें वायरसेस की, तो न्यूक्लियो कैप्सिड स्ट्रक्चर, न्यूक्लियो कैप्सिड स्ट्रक्चर, न्यूक्लियो कैप्सिड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वायरस, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, वायरस, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक लगी आपको समझ। तो नेक्स्ट हम कुछ टर्म्स को देखते हैं। यहाँ पे कुछ टर्म्स को हम देखते हैं, वायरियन, वायरियोइड और प्रियॉन्स, ठीक है। वायरियन, वायरॉइड और प्रियॉन्स। वायरियन क्या है, तो अगर हम देखें ना, एन अदर नेम वायरस के लिए हमारे पास है वायरियन। आप वायरियन भी वर्ड यूज़ करते हो वायरस के लिए, ठीक है ना। तो वायरियन के अंदर क्या है हमारे पास, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन आपको पता है ना कि क्या होता है, कोट यानी कि कैप्सिड, और न्यूक्लिक एसिड क्या है, कोर, ठीक है। तो इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं वो वायरियन, क्लियर। तो वायरियन या फिर वायरस दोनों ही यूज़ किए जा सकते हैं। अच्छा, तो वायरियन के बाद एक वर्ड आता है हमारे पास, वायरॉइड। तो वायरॉइड के अंदर क्या होता है, जस्ट न्यूक्लिक एसिड की जब कंपोजिशन होती है ना, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड की जस्ट जब कंपोजिशन होगी तो उसको हम कहेंगे वायरॉइड है हमारे पास, ठीक है। तो वायरॉइड के अंदर हमारे पास न्यूक्लिक एसिड जस्ट होता है, जिस तरह के हमारे पास आरएनए, आप लगा लो कि आरएनए होगा, क्लियर। तो वायरॉइड क्या काज करता है हमारे पास, पोटैटो स्पिंडल वायरॉइड डिजीज़ होती है, ये काज करते हैं मोस्टली, ठीक है, पोटैटो स्पिंडल। तो वायरॉइड क्रम में क्या है कि प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होता, जस्ट न्यूक्लिक एसिड की कंपोजिशन होती है। तो इसके साथ कौन सी डिजीज़ काज करती है, पोटैटो स्पिंडल वायरॉइड डिजीज़, ठीक है। तो ये मोस्टली देखी जाती है। अगर हम प्रियॉन की बात करें तो प्रियॉन क्या है, जस्ट प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट है, अगर प्रोटीन जस्ट पाया रहेगा किसी के अंदर, प्रोटीन से मिलके बना होगा, कंपोजिशन होगी वायरस की, तो उसको हम कहेंगे हमारे पास क्या है, प्रियॉन, प्रोटीन ओनली। तो ये बहुत से ना अजीबो गरीब मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन काज करते हैं, प्रियॉन काज बड़े मिस्टीरियस कहते हैं, कोई अजीबो गरीब, ठीक है ना, मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शंस, ठीक है, वो होते हैं प्रियॉन से, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये अगर हम उस ब्रेन इन्फेक्शन की बात करें तो वो हमारे पास है मैड काउ डिजीज़, मैड काउ डिजीज़, ठीक है।
मैड काउ डिजीज़ काज होती है प्रियन से। क्लियर। तो वेरियॉइड और प्रियन दोनों ही जो हैं ये दोनों स्मॉलर होते हैं एज कंपेयर टू दी वेरियन। ठीक है, वेरियन से स्मॉलर होते हैं, स्मॉलर देन वेरियन। ठीक है, क्यों क्यों होते हैं स्मॉलर? तो ऑब्वियसली इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं। ठीक है ना, इन दोनों के अंदर एक एक चीज़ है, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों है, इसके अंदर जस्ट न्यूक्लिक एसिड है, इसके अंदर जस्ट प्रोटीन है। क्लियर। तो नेचर जो होता है ना, नेचर के अंदर ज़्यादा हमारे पास RNA वायरसेस है एज कम्पेयर टू दी DNA वायरसेस। ठीक है, तो RNA हम थोड़ा सा देखेंगे, DNA वायरसेस कौन से, थोड़े से नेम देख लेते हैं, और RNA वायरसेस कौन से होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इनके नेम देखते हैं। तो अगर हम DNA वायरसेस की बात करें तो ये हमारे पास है बैक्टीरियोफेज। क्लियर। दूसरा है हमारे पास हेपेटाइटिस बी वायरस। तीसरा है हमारे पास हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है, और 4 पे हमारे पास है स्मॉल पॉक्स वायरस। क्लियर। और RNA वायरस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज कोरोना वायरस। सेकंड पे है हमारे पास HIV। ठीक है, जो एड्स काज करता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी जो है वो वायरस है। ठीक है ना, जो कि ये एक सिंड्रोम काज करता है जिसमें मल्टीपल डिजीजेज होती हैं। सिंड्रोम हम, ये एक सिंड्रोम है, सिंड्रोम का मतलब HIV वायरस काज करता है एक सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या है हमारे पास? एड्स। सिंड्रोम हम उस बीमारी को कहते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बीमारियां लग जाती हैं, जिस तरह के लंग्स भी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, लिवर पे अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है। तो जब एक ही डिजीज़ जो है एक ही इन्फेक्टियस पार्टिकल डिफरेंट डिजीज़ काज कर देगा तो उस डिजीज़ को हम सिंड्रोम का नाम देंगे। ठीक है ना, तो मल्टीपल डिजीज़ को कहते हैं। पोलियो वायरस। ठीक है, तो ये आते हैं हमारे पास RNA वायरसेस के अंदर। तो DNA वायरसेस हैं बैक्टीरियोफेज, हेपेटाइटिस बी वायरस, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस, और RNA वायरसेस हमारे पास कोरोना वायरस, HIV वायरस और पोलियो वायरसेस। ठीक है, क्लियर। यहाँ तक आपको लगी है समझ इसकी? तो अगर हम बात करें ना, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को और डिटेल से देख लें, तो अगर हम बात करें इन्वेलप्ड और नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस की थोड़ी सी, या फिर नेकेड वायरसेस जिसको हम कहते हैं। तो अगर हम बात करें थोड़ी सी इन्वेलप की, ठीक है, तो अगर इन्वेलप की बात करें, इन्वेलप अगर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, कुछ वायरसेस के अंदर इन्वेलप पाया जाता है आउटसाइड टू द प्रोटीन कोट। ठीक है ना, तो अगर प्रेजेंट होगा तो वायरसेस होंगे इन्वेलप्ड वायरसेस। ठीक है, तो मोस्टली वायरसेस जो होते हैं वो इन्वेलप्ड ही होते हैं, जिस तरह के हमारे पास है रेट्रोवायरसेस। बेस्ट रेट्रोवायरस कौन सा है हमारे पास? HIV। ठीक है, तो उसके बाद क्या है नॉन, अगर हम बात करें कि अगर इन्वेलप एब्सेंट होता है तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? नॉन इन्वेलप्ड वायरस या फिर नेकेड वायरस। ठीक है ना, एब्सेंट होगा तो क्या होंगे? नेक्ड वायरस होंगे। ठीक है ना, तो इसके अंदर हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है पोलियो वायरस, हेपेटाइटिस A वायरस, A और C वायरस। ठीक है ना, ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है इन्वेलप्ड वायरसेस की। क्लियर। तो उसके बाद क्या है हमारे पास कि अगर हम एग्जांपल देखें थोड़ी सी और इन्वेलप्ड वायरस की, तो इसके अंदर इन्फ्लुएंजा वायरस भी होगा।
ठीक है, जो इन्वेलप्ड होता है, क्लियर। और नॉन इन्वेलप्ड के अंदर आता है हमारे पास पोलियो वायरस, हमने देखा है, हेपेटाइटिस ए और सी वायरस। के अलावा हमारे पास रोटा वायरस है, वो भी नॉन इन्वेलप्ड है, ठीक है। तो ये भी इसकी बेस्ट एग्जांपल हम में इसको देखा जाता है, क्लियर। तो अगर हम बात करें थोड़ी सी डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड वायरसेस की, तो किसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है और किसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड पाया जाता है, तो अभी हम वो थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डीएनए वायरसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ठीक है ना, इनको ऐसे ही नहीं समझना। जो डीएनए वायरसेस होंगे ना, ये इन्वेलप्ड भी होंगे और नॉन इन्वेलप्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इन्वेलप्ड की, तो इसके अंदर आते हैं स्मॉल पॉक्स वायरस। जो स्मॉल पॉक्स वायरस है ना, वो हमारे पास है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, ठीक है ना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्लियर। तो उसके अलावा हमारे पास आ सकते हैं हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस 1, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस 1। तो हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस 1 के अंदर है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सॉरी ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है, ठीक है। दूसरा है हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस 2। जो हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस 2 होगा ना, ये भी हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस ही होगा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होगा, ठीक है। ये सारे हो गए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। अब हम देखते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड और नॉन इन्वेलप्ड। तो नॉन इन्वेलप्ड के अंदर आते हैं बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज हमारे पास क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, क्लियर। तो अब हम थोड़ी सी बात कर लें आरएनए वायरस की, ठीक है। आरएनए वायरस, ठीक है। तो अगर हम आरएनए वायरस की बात करें, तो आरएनए वायरस में इन्वेलप्ड और नॉन इन्वेलप्ड दोनों ही आएंगे, इन्वेलप्ड और नॉन इन्वेलप्ड। तो अगर हम इन्वेलप्ड की बात करें ना, तो इन्वेलप्ड के अंदर आते हैं HIV, ठीक है। उसके अलावा इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस में आएगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, ठीक है। और अगर हम नॉन इन्वेलप्ड की बात करें, तो इसके अंदर आते हैं हेपेटाइटिस ए, ठीक है। जो हेपेटाइटिस ए होता है ना, ये भी हमारे पास क्या होता है, नॉन इन्वेलप्ड होता है और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। दूसरा हमारे पास है रोटा वायरस, रोटा वायरस। जो रोटा वायरस होगा, ये भी नॉन इन्वेलप्ड होगा, लेकिन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होगा ये, ठीक है। और एट द एंड हमारे पास होगा पोलियो वायरस। पोलियो वायरस क्या होगा हमारे पास, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, क्लियर। ये भी हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में होगा ये वाला वायरस, ठीक है। तो अगर हम बात करें रेप्लिकेशन की थोड़ी सी, ठीक है ना, वायरस की थोड़ी सी रेप्लिकेशन देखते हैं। क्लियर। तो रेप्लिकेशन क्या होगा, रेप्लिकेशन में हमें पता है कि क्या होता है कि रेप्लिकेशन में रेप्लिका बनती है, ठीक है ना। अब डीएनए से जब डीएनए बनेगी, डीएनए रेप्लिका बनेगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसकी कॉपी, डीएनए अपनी कॉपी जब तैयार करता है, उसको प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। और जब डीएनए से आरएनए बनता है, तो उसको कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और जब आरएनए से नेक्स्ट प्रोटीन बनती है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों मिलके एक इनको वर्ड दिया जाता है सेंट्रल
डोगमा, ठीक है ना। इन दोनों को वर्ड दिया जाता है सेंट्रल डोगमा, यानी कि बुनियादी कानून, ठीक है ना। ये एक बुनियादी कानून है। हमेशा ट्रांसलेशन जो होगी वो ट्रांसक्रिप्शन के बाद होगी, ठीक है ना। ट्रांसलेशन का प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन के बाद होगा। बाद में भी बड़े प्रोसेस होते हैं, प्रोटीन बनती है, फिर पोस्ट जो होती है वो ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन बनती है, जब आरएनए बनता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है ना। तो ये तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ रेप्लिकेशन वाले टॉपिक में, ठीक है ना। तो अगर हम रेप्लिकेशन की बात करें, अगर इसके थोड़े से स्टेप्स देखते हैं, तो वायरस के अंदर रेप्लिकेशन होती है। सबसे पहले अटैचमेंट होगा एक स्टेप, इसका स्टेप्स लिख लें आप, अगर बुक है आपके पास तो वेल एंड गुड। दूसरा है पेनिट्रेशन, तीसरा है अनकोटिंग, ठीक है। 4 है सिंथेसिस, 5th है हमारे पास असेंबली, ठीक है। और एट द एंड 6th है हमारे पास रिलीज। क्लियर। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन आप समझ लो ये है हमारे पास, ठीक है। क्लियर। तो ये हमारे पास अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर। तो वायरस एक आएगा, ये हमारे पास यहाँ पे है एक वायरस, ये इसके स्पाइक्स हैं, ठीक है ना। और स्पाइक्स, ये इसका इन्वेलप है, ये कोट है, और ये आरएनए है। मतलब आरएनए वायरस आ गया हमारे पास। ये आएगा और आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा इस तरह, ये स्पाइक्स। क्लियर। यहाँ पे आके ये अटैच हो गया और इसने इंजेक्ट कर दिया अपना आरएनए अंदर की तरफ। ये लो जी, आरएनए आ गया यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो आरएनए ने क्या किया, इसने करवाई रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। आरएनए ने, क्योंकि सेल के पास तो डीएनए है ना, ये होस्ट सेल है, इसके पास डीएनए है यहाँ पे इस तरह डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। थोड़ा ठीक से बना देती हूँ मैं, ठीक है। ये सेल के पास है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, उसके पास तो आरएनए नहीं है अंदर न्यूक्लियस के, ठीक है। तो इस तरह यहाँ से फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुई है, यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से हमारे पास बन गया है यहाँ पे डीएनए। ये डीएनए किसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में से बना है, वायरल आरएनए की, ठीक है ना। यहाँ पे ये वायरल आरएनए था, वायरल आरएनए में हुई रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और क्या बन गया, डीएनए, ठीक है। तो हमारे पास आ गया डीएनए। अब क्या होगा, अब ये जो ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है ना, ये जो है ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर ये हुई है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। दोबारा बताती हूँ मैं, ये आरएनए वायरस था एक, ठीक है। ये आया यहाँ पे आके सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुआ, अपना इसने जो है वो आरएनए अंदर इंजेक्ट कर दिया। वायरल आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कन्वर्ट हो गया डीएनए के अंदर, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर हो गया कन्वर्ट, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे ये डीएनए इधर चले जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस में। तो ये थोड़ा सा डीएनए इंटीग्रेट कर जाएगा होस्ट के डीएनए में, ठीक है। तो ये लो जी, ये डीएनए ने इंटीग्रेशन कर ली होस्ट के डीएनए। ये ग्रीन में से था मार्क जो होस्ट डीएनए, और जो रेड से मार्क है ये क्या है हमारे पास, वायरल डीएनए, वायरल डीएनए है, ठीक है। तो यहाँ से इस डीएनए से बना, फिर दोबारा जब ये इस डीएनए ने फिर ये ट्रांसक्रिप्शन की और बना दिया आरएनए, क्योंकि प्रोटीन वगैरह चीज़ें तो इसी से बनती हैं ना। फिर ये ट्रांसक्रिप्शन हुई है और फिर क्या बन गया है, आरएनए,
अब आरएनए ने क्या करना है, आरएनए यहाँ से आया फिर दोबारा साइटोप्लाज्म में, क्योंकि होता यही है। अगर आपने जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना सेंट्रल डोगमा का, ठीक है ना, ये सेंट्रल डोगमा आपने देखा है, तो पहले होता है यहाँ पे होती है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, और डीएनए से बनता है आरएनए, फिर आरएनए आता है साइटोप्लाज्म में और यहाँ पे करता है ट्रांसलेशन और प्रोटीन बनाता है। तो यहाँ पे इसने की साइटोप्लाज्म में आ गया ये आरएनए, ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे आरएनए। यहाँ पे इसने क्या करनी है अब, ट्रांसलेशन करके इसने क्या बनाना है, प्रोटीन स्पाइक्स, ये लो जी स्पाइक्स, ठीक है, उसके साथ इसने कैप्सिड्स, और फिर दोबारा ये बनाना है यहाँ पे आके वायरल डीएनए। में थोड़ा ऊपर करके बना देती हूँ क्योंकि फिर आपको पता नहीं चलना है। तो ये आरएनए आया यहाँ पे और यहाँ पे आके ये इसने बनाए स्पाइक्स ट्रांसलेशन करके, ठीक है, ये बन गए स्पाइक्स, ये है कैप्सिड्स और ये फिर वायरल आरएनए, और ये सबने फिर असेंबल करके, इन सारी चीज़ों ने यहाँ पे असेंबल करके, तो ये कुछ हमारे पास स्पाइक्स हैं, ठीक है, ये आरएनए ने ही ट्रांसलेट करके प्रोटीनीशियस स्पाइक्स वगैरह बनाए। ये कोट का जो है ऊपर वाला है कैप्सोमियर वगैरह है, ठीक है ना, जिन्होंने असेंबल करके कोट बना देना है, जिस तरह हम इधर लिख देते हैं हम कैप्सोमियर्स, ठीक है, जिन्होंने असेंबल करके कैप्सिड बना देना है वायरस का। और ये हमारे पास है आरएनए, दोबारा आरएनए ही यहाँ पे आ गया जो कि वायरल आरएनए बन जाएगा, ठीक है। तो ये असेंबली होनी है इस तरह, ठीक है, और ये अंदर आरएनए है, बाहर इन्वेलप है, इस तरह ही स्पाइक्स लग गए हैं, तो वायरस बन गया। इसी तरह ही बहुत ज़्यादा वायरस बन जाएंगे और यहाँ से ना ये बाहर की तरफ आएंगे थ्रू एक्सोसाइटोसिस। ये वायरस बाहर की तरफ एक्सोसाइटोसिस के अमल से डिफ्यूज़ हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन के साथ और बाहर आ जाएगा सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है ना। इस तरह जो है वो वायरस रेप्लिकेट करते हैं सेल्स के अंदर। तो एक वायरस के आरएनए से बहुत ज़्यादा वायरसेस यहाँ पे बनेंगे और एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएंगे। क्लियर। तो थोड़ी सी हम यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रक्चर की वायरस की, उसके बाद इसके लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अगर हम बैक्टीरियोफेज की बात करें, बैक्टीरियोफेज को हम फेज वायरस भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसको टी वॉट और डी हेरले भी कहते हैं, ये भी बैक्टीरियोफेज के अनदर नेम है। या इसको कहा जाता है टी वॉट या फिर कहा जाता है डी हेरले, ये कुछ अनदर नेम्स हैं बैक्टीरियोफेज के। क्लियर। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर इसका, ठीक है ना, फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर कैप्सिड है, कैप्सिड मिलके बना होता है प्रोटीन सब यूनिट से जो है कैप्सोमियर्स हमारे साथ, जिस तरह अमाइनो एसिड्स होते हैं ना मिलके प्रोटीन बनाते हैं, इस तरह कैप्सोमियर मिलके सब प्रोटीन सब यूनिट्स हैं, इन्होंने कैप्सिड प्रोटीन बनानी है, ठीक है। उसके बाद इसके पास डीएनए होता है, ठीक है ना, डीएनए होता है बैक्टीरियोफेज के पास। तो नीचे जो है वो कॉलर्स होते हैं जो प्रोटीनेशियस हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास इसमें होती है ये टेल होती है, ठीक है, टेल के अंदर टेल शीथ मौजूद है, ठीक है, और बाहर वाले स्ट्रक्चर को टेल कहते हैं। टेल जो इसकी होती है ना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू हेड। इवन के हेड के पास डीएनए और कैप्सोमियर्स वगैरह कैप्सिड वगैरह मौजूद है, लेकिन फिर भी टेल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसके पास टेल कोर है, टेल शीथ है, फिर इसके पास ये आ जाते हैं हमारे पास बेस प्लेट आ जाती है, फिर इसके पास टेल फाइबर्स आ जाते हैं, टेल प्रोटीन्स आ जाती हैं, ठीक है ना। इसीलिए टेल इज़ मोर कम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू द हेड ऑफ द बैक्टीरियोफेज। क्लियर। तो उसके बाद क्या है कि हमारे पास ये अंदर के अंदर और बाहर वाले को टेल के बाहर वाले पार्ट को टेल शीथ कहा जाता है और टेल के अंदर वाले हिस्से को टेल कोर कहा जाता है, ठीक है। और बाहर वाले कोट को टेल के कोट को कहा जाता है टेल शीथ। टेल के बिल्कुल नीचे जो हमारे पास मौजूद है एक बेस प्लेट होती है, ये हमारे पास क्या है, बेस प्लेट है, ठीक है। और बेस प्लेट की बेस पे हमारे पास स्पाइक्स मौजूद होती हैं। ये स्पाइक्स जो होते हैं ना ये इंजाइम्स रिलीज करते हैं, इंजाइम रिलीज्ड,
ठीक है। ये स्पाइक्स जो होते हैं ये रिलीज़ करते हैं इंजाइम्स, ठीक है। और ये जो बेस प्लेट है ना, इसमें से कुछ फाइब्रस जो होती हैं वो फाइबर्स निकलते हैं, जिनको हम नाम देते हैं टेल फाइबर्स का। और इन टेल फाइबर्स की बिल्कुल बेस पे, बिल्कुल एंडिंग के ऊपर कुछ प्रोटीन्स होती हैं, जिनको हम नाम देते हैं अटैचमेंट प्रोटीन का। ये प्रोटीन अटैचमेंट करवाती हैं बैक्टीरियोफेज की किसी भी सेल के साथ जिसके अंदर उसने अपना डीएनए ये अपना जो है वो डीएनए इंजेक्ट करना होता है। जो स्पाइक्स होते हैं ना, जो इंजाइम रिलीज़ करते हैं, इंजाइम जो होते हैं ये होस्ट की सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करते हैं ताकि इजीली इंजेक्ट किया जा सके यहाँ से डीएनए को नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसकी जो हेड होता है ना वो स्फीरिकल होता है, लेकिन जो इसकी टेल होती है वो रॉड शेप होती है हमारे पास, ठीक है। तो लाइसोसोम इंजाइम जो होता है ये तोड़ता है टेल को। अगर टेल को इसकी को तोड़ना हो ना तो लाइसोसोम इंजाइम और थायरोक्सिन जो होती हैं दोनों टेल को तोड़ सकते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पे लाइफ साइकिल, वायरसेस के लाइफ साइकिल किस तरह के होते हैं। क्लियर। अभी हम बात करते हैं लिटिक साइकिल की, ठीक है ना। तो ये कुछ साइकिल है बैक्टीरियोफेज के, तो यहाँ मैं डिस्कस करूँगी लिटिक साइकिल को और लाइसोजेनिक साइकिल को, ठीक है। तो लिटिक साइकिल को हम वायरुलेंट फेज भी कहते हैं, फेज। उसके अलावा इसको मास्टर एंड स्लेव, मास्टर और स्लेव फेज भी कहा जाता है। तो इसके अंदर ना कुछ पॉइंट्स हैं लिटिक साइकिल के। एक है सबसे पहले अटैचमेंट। फर्स्ट पॉइंट इज अटैचमेंट, ठीक है। तो अटैचमेंट वो वाली अटैचमेंट नहीं जो हम फ्रेंड्स के साथ बना लेते हैं, ये अटैचमेंट है इसने आके बैक्टीरिया के साथ आके अटैच होना है वायरस ने। दिस इज बैक्टीरियोफेज विच इज़ अटैच टू दी बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल के साथ आके इसने अटैच होना है और अपने डीएनए को इसने इंजेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे नीचे जो स्पाइक्स थे ना, यहाँ पे मैंने वो बनाए थे इस तरह के बेस शीट पे, तो इस स्पाइक ने एंजाइम रिलीज किए, यहाँ से जो सेल था वो टूट गया, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन इसकी टूटी है और फिर यहाँ से इसने अपना जो है वो रिलीज कर दिया अंदर डीएनए, ठीक है। तो ये डीएनए अंदर आया है, ठीक है। तो वायरल डीएनए ने क्या किया, अंदर आते ही इसने ये बैक्टीरिया के अंदर आया है वायरल डीएनए, ठीक है। वायरल डीएनए आते ही इसने क्या करना है, इसने फिर बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ना है इस तरह, ठीक है। बैक्टीरियल डीएनए की ब्रेक डाउन कर देनी है वायरल डीएनए ने, ठीक है। वायरल डीएनए स्टार्टेड टू ब्रेक डाउन दी बैक्टीरियल डीएनए, और खुद इसने एक सर्कुलर रिंग सी बना देनी है वायरल डीएनए ने। दिस वायरल डीएनए में एक सर्कुलर रिंग, पहले इसने इंटर हुआ, इसने ये तोड़ा, फिर इसने सर्कुलर रिंग बना दी, ठीक है ना। तो अटैचमेंट के बाद दूसरा पॉइंट क्या था, पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन करवाई इसकी, ठीक है। पेनिट्रेशन हो गई है। तीसरा काम क्या है, अब इसने तोड़ के उसके बाद इसने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो इसने ये क्या होता है कि जो इंजाइम होते हैं और सिंथेसिस मशीनरी होती है होस्ट की, तो वायरल डीएनए उनके ऊपर कंट्रोल करता है, ठीक है ना, इंजाइम के ऊपर और सिंथेसिस मशीनरी होस्ट के ऊपर, और बनाता है अपनी कॉपीज़, ठीक है, अपनी कॉपीज़ बनाता है, ठीक है। वायरल डीएनए कंट्रोल सिंथेसिस मशीनरी ऑफ दी होस्ट, इंजाइम ऑफ दी होस्ट एंड मेक इट्स आउन कॉपीज़ ऑफ दी वायरल डीएनए। अपनी फिर कॉपीज़ बनाएगा उन इंजाइम्स को यूज़ करके और फिर अपनी वायरल प्रोटीन बनाएगा। अब ये वायरल डीएनए और वायरल प्रोटीन दोनों ही असेंबल करेंगे। वायरल डीएनए जो है वो कोर वाला पोर्शन बना देगा और वायरल प्रोटीन कोट यानी कि कैप्सिड बना देंगे, ठीक है, इस तरह। और नीचे प्रोटीनीशियस टेल बना देंगे, ठीक है ना। इस तरह हमारे पास से ये असेंबली के बाद पूरा एक बैक्टीरियोफेज आ जाता है। इस तरह ये बहुत ज़्यादा मिकदार में सेल के अंदर प्रोड्यूस कर देते हैं। यहाँ पे बोर्ड थोड़ा है इसलिए मैंने जस्ट 3 बनाए हैं। अब क्या होता है कि बहुत सी कॉपीज़ बन जाती है ओरिजिनल इन्फेक्टिंग वायरसेस की। अब ये कॉपी आ जाएगी और होस्ट सेल बस्ट करेगा क्योंकि प्रेशर लग रहा है और रिलीज़ करेगा हंड्रेड्स ऑफ दी वायरसेस, ठीक है। और ये वायरसेस अब रेडी है, ये जो न्यू ऑफस्प्रिंग है वायरसेस के, अब ये बिल्कुल तैयार हैं कि वो किसी और जाके बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करें, डिस्ट्रॉय करें, ठीक है ना। क्लियर। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लाइसोजेनिक साइकिल की।
तो आप इसके अंदर देख सकते हो कि ये था हमारे पास बैक्टीरियल सेल, ठीक है। इसके अंदर ये ब्लैक कलर से जो मार्क किया है ये है बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ठीक है। और ये है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज अपना इंजेक्ट कर रहा है डीएनए इस बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो ये डीएनए आ गया बैक्टीरिया के अंदर। ये वायरल डीएनए है रेड कलर वाला, और ब्लैक कलर वाला है बैक्टीरियल डीएनए। अब वायरल डीएनए जो है लाइसोजेनिक साइकिल के केस में क्या होता है कि इंटीग्रेशन कर लेता है बैक्टीरियल डीएनए के साथ, ठीक है। इसके साथ वो दोस्ती कर लेता है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब ये दोनों आपस में इकट्ठे रेप्लिकेट करेंगे, ठीक है। तो ये इंटीग्रेट कर लेता है इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे आके इस पोर्शन पे वायरल डीएनए इसमें अटैच हो जाएगा बैक्टीरियल डीएनए के साथ। तो ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन है वायरल डीएनए का प्लस बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है। वायरल प्लस बैक्टीरियल डीएनए का हम कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। अब क्या होता है, जैसे जैसे बैक्टीरियल डीएनए कॉपी करता है, वायरल डीएनए उसके अलोंग उसी तरह ही कॉपीज़ बनाता है, ठीक है ना। जैसे जैसे ये कॉपी करेगा 3 कॉपीज़ बनेंगी बैक्टीरियल डीएनए की, तो वायरल डीएनए की भी तो 3 ही कॉपीज़ बनेंगी, क्योंकि वही प्रोसेस से गुजर रहा है, यानी कि उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ठीक है। तो इसके अंदर भी ट्रांसक्रिप्शन ही हो रही है, ठीक है ना। तो दोनों ही बार बार रेप्लिकेट करते रहते हैं, बैक्टीरियल प्लस वायरल डीएनए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए हैं डीएनए, ठीक है। बैक्टीरियल डीएनए और वायरल डीएनए 2 कॉपीज़ हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा कॉपीज़, हंड्रेड्स थाउजेंड्स कॉपी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने जस्ट 2 ही दिखाई हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि यही फेज चलती रहती है लाइसोजेनिक साइकिल की। लेकिन अब क्या होगा, अब ये हमारे पास ये जो कॉम्बिनेशन है बैक्टीरियल प्लस वायरल डीएनए की है, लेकिन यहाँ पे आगे क्या हो जाएगी, इंडक्शन। क्योंकि वायरस ने तो अफेक्ट ही करना है, चाहे पहले फ्रेंडशिप कर ली उसने, लेकिन उसका काम तो इन्फेक्शन काज ही करना है, ठीक है ना। तो वो तो उसने करना ही करना है, ठीक है ना। तो ये उसने अपना जो है वो असली चेहरा दिखा दिया वायरल डीएनए ने। वो कह रहा था कि हम दोस्त हैं, लेकिन वो दोस्त बिल्कुल नहीं थे। यहाँ तक रेप्लिकेशन जब तक होती रही, अपना काम निकलवाया, अपनी कॉपीज़ तैयार की। जब ये पावरफुल हो गया तो फिर क्या, जिस तरह स्नेक्स कुछ होते हैं फ्रेंड्स, वो अपना एंड पे जो होता है बीएससी या एमएससी के जब एंड वाले सेमेस्टर्स आ जाते हैं या पेपर्स आ जाते हैं, जब काम सारे निकल जाते हैं, तो फिर वो भी तो अपनी शक्ल असली दिखाते हैं ना, ठीक है ना। कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में जो स्नेक्स होते हैं, तो ये भी एक स्नेक ही था वायरल डीएनए। इसने भी उन्हीं स्नेक्स की तरह ही काम किया। जब सारा काम निकल गया, कॉपीज़ बहुत ज़्यादा बन गई, तो इसने अब क्या किए, इंडक्शन की अलहदा हो गया जी बैक्टीरियल डीएनए से, और स्टार्ट कर दिया दोबारा लिटिक साइकिल। दोबारा अलहदा होते ही सबसे पहले तोड़ा बैक्टीरियल क्रोमोसोम को, जिसने इतनी हेल्प की थी उसको ही तोड़ दिया। और उसके बाद वायरल की जो बायोसिंथेसिस मशीनरी है उसको इसने कंट्रोल किया, अपने वायरल डीएनए और प्रोटीन बनाई, उनकी असेंबली करवाई, अपने फिर दोबारा बहुत ज़्यादा वायरस के जो है वो अपना स्ट्रक्चर बनवा लिए, बहुत ज़्यादा वायरस बनाए, ठीक है ना। वायरस स्ट्रक्चर अपने ड्रा कर लिए इसने यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल करके होस्ट की बायोसिंथेसिस मशीनरी के ऊपर कंट्रोल ले लिया। क्लियर। दोबारा यहाँ से फिर लिटिक साइकिल स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वायरसेस की सिग्निफिकेंस की, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या होती है वायरसेस की, इम्पोर्टेंस क्या है हमारे पास। वायरसेस की इम्पोर्टेंस क्या है। तो वायरसेस जो होते हैं ना, एक बायोलॉजिकल पजल है, ठीक है ना, जिसका अभी तक बायोलॉजिस्ट को ठीक तरीके से समझ नहीं लगी कि ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये थ्रेशोल्ड है लाइफ पे, ठीक है। दीज आर दी बायोलॉजिकल पजल्स विच आर एट द थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ के थ्रेशोल्ड पे है, मतलब के लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के दरमियान में है, ठीक है। दीज हैव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की करेक्टरिस्टिक शो करते हैं वायरसेस। क्लियर।
दीज आर एट दी थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल रिसर्च टूल में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं वायरसेस, ठीक है ना। और रिसर्च के अंदर जिस तरह के हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, मेडिसिन वगैरह है, तो उसके अंदर वायरसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है ना। दीज आर वेरी यूज्ड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, मेडिसन, और दूसरी जो दूसरे प्रोसेसेस जिस तरह के प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन की प्रोडक्शन वगैरह के लिए वायरसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जब इनके अंदर यूज़ होती हैं, जिस तरह के वैक्सीन वगैरह है, हमारे पास मेडिसिन वगैरह हैं, तो ये मेडिसिन और वैक्सीन वगैरह जो होती हैं ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है ना। इम्यूनिटी किस चीज़ के ख़िलाफ़ प्रोवाइड करती हैं? ऐसी वैक्सीन या मेडिसिन जो वायरसेस की हेल्प से जनरेट करवाई जाती हैं, वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन के ही ख़िलाफ़ ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है ना। क्लियर। तो उसके बाद क्या है कि वायरसेस जो होते हैं ना, ये हमारे पास हार्मफुल पेस्ट वगैरह को भी इरेडिकेट करने में हेल्प करते हैं, फॉर इरेडिकेशन ऑफ हार्मफुल पेस्ट, ठीक है। ये इरेडिकेशन करवाते हैं हार्मफुल पेस्ट, जिस तरह के हमारे पास इंसेक्ट्स वगैरह होंगे ना, तो उनकी इरेडिकेशन आपने किसी फसल में से करवानी है, ठीक है ना, किसी क्रॉप में से करवानी है, तो आप वायरसेस की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वायरसेस यूज़ होते हैं इन बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रोग्राम्स, ठीक है। वी कैन आल्सो यूज़ वायरसेस इन बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रोग्राम्स, इनके अंदर वायरसेस हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो 4 पॉइंट हमारे पास क्या है कि ये बैक्टीरिया, अगर आपके पास कोई वाटर है, पोल्यूटेड वाटर, तो उसमें बैक्टीरिया मौजूद है, तो उन बैक्टीरिया की इरेडिकेशन, उन बैक्टीरिया को किल करने के लिए भी वायरसेस का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि वायरसेस जो होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होती हैं, जिसकी वजह से ये लाइफ के ओरिजिन को डिटरमाइन करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। इसको देखने के लिए हमारे पास जो है वायरसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं थोड़ी सी तंबाकू मोज़ेक वायरस की डिटेल की, ठीक है ना, कि तंबाकू मोज़ेक वायरस किस तरह का होता है। तो स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखते हैं कि इसके अंदर ना एक रॉड शेप्ड होती है सरफेस इसकी, ठीक है। एक रॉड शेप्ड रफ सरफेस है, क्या किस तरह होगी ये, इस तरह। क्लियर। इस तरह एक रॉड शेप्ड रफ सरफेस है, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन कोट, क्लियर। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे है न्यूक्लिक एसिड यानी कि RNA, ठीक है, ठीक है। तो ऊपर इसके न्यूक्लिक एसिड है, ये तो एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अगर हम देखें ना इसके क्रॉस सेक्शन को, तो इस तरह सेंटर में होगा RNA और साइड पे इस तरह ये हमारे पास क्या है, कैप्सोमियर्स, जो मिलके क्या बना रहे हैं, ये एक को हम कहेंगे कैप्सोमियर, और कैप्सोमियर के सारे कलेक्टिवली क्या कहते हैं इसको, कैप्सिड कोट, और अंदर वाला क्या है, कोर, ठीक है। तो जो हमारे पास रफ सरफेस है, रॉड शेप्ड है विद रफ सरफेस, ठीक है। हर रॉड जो है ना वो होता है 300 नैनोमीटर लॉन्ग, 300 नैनोमीटर लॉन्ग है,
और अगर हम इसका डायामीटर देखें तो वो है 17 नैनोमीटर डायामीटर होता है इसका, ठीक है, टीएमवी का। क्लियर। तो कैप्सिड जो होता है ना उसके अंदर कैप्सोमियर्स कितने होंगे, कैप्सोमियर्स की जो क्वांटिटी वो कितनी है, तो 2130 कैप्सोमियर्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो होते हैं कैप्सोमियर, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं और एक सिलेंड्रिकल शेप बनाते हैं, ठीक है। ये दीज कैप्सोमियर आर क्लोजली पैक्ड टू फॉर्म ए सिलेंडर विच इज कॉल्ड एज द कैप्सिड, ठीक है। तो सेंट्रल जो होल होता है ना वो 4 नैनोमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। तो सेंट्रल इसके सेंट्रल होल होगा वो कितने नैनोमीटर होगा, 4 नैनोमीटर लॉन्ग होगा, ठीक है। तो सेंट्रल होल जो है उसके अलावा क्या होता है कि 130 हेलिकल टर्न होते हैं एक टीएमवी के अंदर, 130 हेलिकल टर्न्स। ये सारे एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि 130 हेलिकल टर्न्स होते हैं और हर टर्न के पास ना तकरीबन 16 कैप्सोमियर्स होते हैं, ठीक है। एक टर्न में 16 कैप्सोमियर होंगे, ठीक है। और कितने टर्न होते हैं, 130 हेलिकल टर्न होते हैं, ठीक है ना, इसके टीएमवी के अंदर हर, ठीक है। तो हर कैप्सोमियर ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसके अंदर 158 अमाइनो एसिड होते हैं हर कैप्सोमियर, हर प्रोटीन सब यूनिट इसके अंदर अमाइनो एसिड, जिस प्रोटीन सब यूनिट कितने अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, 158 अमाइनो एसिड। ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह एक अंगूर होता है ना हमारे पास, ग्रेप होता है, इस तरह का ये होता है कैप्सोमियर। और इसके अंदर 158 अमाइनो एसिड होते हैं हर एक के अंदर, ठीक है। और इसका मोलिकुलर वेट होता है 17,000। मोलिकुलर वेट कैप्सोमियर का कितना होगा, एक कैप्सोमियर का 17,000 डी मोलिकुलर वेट है। डी इसके सभी उसको कहते हैं जो हमारे पास स्टैंडर्ड होता है ना, इसकी जो क्वांटिटी है उसको मेजर करने का, वो डी है हमारे पास, ठीक है। तो वो 17,000 डी मोलिकुलर वेट है, ठीक है। तो आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसके अंदर जो आरएनए होगा वो कौन सा होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। और ये बहुत डीपली होता है, इस जो ये कैप्सोमियर है इसके डीपली पोर्शन में ये आरएनए पाया जाएगा, ठीक है। और ये पूरा होल को ऑक्यूपाई नहीं करता है, ठीक है। तो डायमीटर जो होता है ना आरएनए का, आरएनए हेलिक्स का, वो आरएनए का डायमीटर कितना होगा, 80 एंगस्ट्रॉम। और आरएनए मॉलिक्यूल जो होता है ना वो 15 एंगस्ट्रॉम इनवर्ड की पोजीशन में पाया जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब कि यहाँ से लेके ना नीचे की तरफ, यहाँ तो मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए बना दिया आरएनए, ठीक है। ये नीचे की तरफ कितनी गहराई में पाया जाएगा, 50 एंगस्ट्रॉम की गहराई में पाया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर, इस होल के अंदर, जो ये होल है, ठीक है, उसके अंदर आरएनए पाया जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रल कोर जो होती है ना वो रॉड की जो सेंट्रल कोर होगी, ये वाली कोर, इसका डायमीटर कितना होगा, इसका डायमीटर होगा 40 एंगस्ट्रॉम डायमीटर होगा इसका, ठीक है। 40 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर होगा इसका, क्लियर। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होगा वो, इसकी लेंथ अगर हम देखें तो 3300 एंगस्ट्रॉम की लेंथ होगी। आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की लेंथ 3300 एंगस्ट्रॉम की होती है, ठीक है। तो उसके अलावा क्या है कि अगर इसका मोलिकुलर वेट देखें तो वो होता है 25,000 डी मोलिकुलर वेट इसका होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का। और उसके अलावा इसके अंदर अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स देखेंगे इस आरएनए में तो 7300 न्यूक्लियोटाइड्स हैं इस आरएनए में, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में 7300 न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, क्लियर। तो उसके बाद हम टीएमवी के स्ट्रक्चर की बात की है, इसके बैकग्राउंड की बात की है और इसका डिजीज़ सिम्टम्स हम देखते हैं कि ये डिजीज़ किस तरह काज करता है टीएमवी। हम बात करते हैं तंबाकू मोज़ेक वायरस की, ठीक है ना। तंबाकू मोज़ेक वायरस को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो तंबाकू मोज़ेक वायरस हमारे पास है फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस, ठीक है ना। पहली दफ़ा जो वायरस डिस्कवर्ड किया था वो तंबाकू मोज़ेक वायरस था, फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस।
पहली दफ़ा यही वायरस डिस्कवर किया गया था और ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। इट इज़ ए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, क्लियर। और ये तमाम डाइकोटिलेडन प्लांट को अफेक्ट करता है, ठीक है ना। ये तंबाकू मोज़ेक वायरस इट कैन अफेक्ट ऑल द डाइकोटिलेडनस प्लांट, ठीक है, सारे डाइकोट्स को अफेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन स्पेशली ये तंबाकू के प्लांट को अफेक्ट करता है। दैट इज़ वाई इसका नाम तंबाकू मोज़ेक वायरस रख दिया, क्योंकि ये तंबाकू के प्लांट को स्पेशली इन्फेक्ट करता है। उसके अलावा जो सोलानेसी फैमिली है उसके और भी प्लांट को ये जो है वो अफेक्ट करता है, ये वाला वायरस, ठीक है। लेकिन ये मोनोकोट्स को अफेक्ट नहीं कर सकता। इट कांट इन्फेक्ट मोनोकोट प्लांट, ठीक है। तो तंबाकू मोज़ेक वायरस मोनोकोट्स को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, क्लियर। तो तंबाकू मोज़ेक वायरस बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस काज करता है और रिड्यूस कर देता है क्वालिटी को और क्वांटिटी को। तंबाकू की क्रॉप की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ही रिड्यूस कर देता है तंबाकू मोज़ेक वायरस। तो अगर हम इसके थोड़े से बैकग्राउंड की बात करें, बैकग्राउंड की बात करें तो एक जो है हमारे पास अडोल्फ मायर था, साइंटिस्ट अडोल्फ मायर। इसने क्या किया, इसने कुछ सिम्टम्स थी, मोज़ेक पैटर्न थे तंबाकू के लीफ के ऊपर, इसने उनको आइडेंटिफाई किया था। ही आइडेंटिफाइड द सम मोज़ेक पैटर्न सिम्टम्स, ठीक है। इसने कुछ मोज़ेक पैटर्न्स देखे थे। कहाँ पे देखे थे ये पैटर्न्स? ऑन तंबाकू लीफ, तंबाकू के लीफ के ऊपर, ठीक है, तंबाकू के लीव्स के ऊपर इसने ये मोज़ेक पैटर्न देखे थे। तो ये तंबाकू मोज़ेक वायरस डिस्कवर्ड किसने किया था? लेकिन इसको डिस्कवर्ड किसने किया था? डी एवेनोस्की ने। जस्ट आइडेंटिफिकेशन किसने की थी? अडोल्फ मायर ने। इसकी किस तरह की थी? उसने जस्ट मोज़ेक पैटर्न देखे थे तंबाकू के लीफ के ऊपर। उसके बाद इसकी डिस्कवरी हुई थी इस वायरस की। तो डिस्कवर इसको किसने किया था? हमारे पास डिस्कवर किया था डी एवेनोस्की, ठीक है। तो इसने किस तरह इसको डिस्कवर किया था? इसने ना देखा कि जो तंबाकू मोज़ेक वायरस है ना, ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में से गुजर सकता है। मतलब कि उसने एक वो हमारा जो था वो सस्पेंशन लिया, ठीक है। जब उसने फिल्टर में से गुजारा तो ये था बैक्टीरिया फ्री फिल्टर, मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया आके अटक जाते हैं, नीचे से चीज़ साफ गुजर जाती है। लेकिन इसने देखा कि जो पार्टिकल्स, इन्फेक्टियस पार्टिकल नीचे भी जा रहे हैं। जिस तरह के वो चाय छानने वाली है ना, ऊपर पत्ती रह जाती है, ठीक है, और पत्ती के अलावा बाकी जो सब्सटेंसेस होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, जो पत्ती से थोड़ा छोटे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ही इस फिल्टर में बैक्टीरिया तो ऊपर ही रह गया लेकिन नीचे वायरस नीचे चले गया, ठीक है। तो उसने देखा इन्फेक्टियस पार्टिकल तो नीचे ही चला गया। इसका मतलब कि ये बैक्टीरिया नहीं है, ये कोई और चीज़ है, वायरस कुछ और चीज़ है, ठीक है। तो उसने इसको इस तरह आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये जूस जब गुजारा उस जो हमारे पास जो उस प्लांट का जूस बनाया था इसने, जब उसने इसको गुजारा, इन्फेक्टियस प्लांट का जूस था, तो जो इन्फेक्टियस पार्टिकल थे वो नीचे निकल गए इस छाननी में से, जो कि बैक्टीरिया को छानती थी, बैक्टीरिया को ऊपर रखती थी, बैक्टीरिया को फ्री करती थी, ठीक है ना, ऊपर रख लेती थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इसने ये अब इसने ये डिटरमाइन नहीं कर सका, ठीक है ना, अपने वर्क को। इसको पता नहीं चला कि वो पार्टिकल्स क्या हैं, इन्फेक्टियस पार्टिकल्स क्या हैं, इसको अपने वर्क का इतना पता नहीं चला। लेकिन उसकी जो इसका साइंटिफिक प्रूफ था, ठीक है ना, इसके जो वर्क का साइंटिफिक प्रूफ था, इसके वर्क की ट्रू सिग्निफिकेंस थी, वो दी थी हमारे पास बेजी रिंक। तो इस वर्क को ट्रू सिग्निफिकेंस इसकी दी थी बीजी रिंक साइंटिस्ट ने। दिस साइंटिस्ट गिव द ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ डी इवानोस्की वर्क, ठीक है, इसके फिल्ट्रेशन के वर्क को, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, तकाहाशी एक साइंटिस्ट है और रालीन है। इसने फिजिकल फिनोमिना दिया था टीएमवी का, ठीक है। टीएमवी क्या है? तंबाकू मोज़ेक वायरस इस टीएमवी क्या है? टीएमवी। तो इस टीएमवी का जो फिजिकल फिनोमिना था वो दो साइंटिस्ट थे, एक है तकाहाशी और दूसरा है रालिन।
इन 2 साइंटिस्ट ने दी थी इस वर्क की ट्रू सिग्निफिकेंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, हमारे पास स्टैनले है। स्टैनले ने फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइज्ड किया था टीएमवी को। तो टीएमवी फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइज्ड किसने किया था? टीएमवी इज क्रिस्टलाइज्ड बाय स्टैनले, ठीक है। स्टैनले ने इसको क्रिस्टलाइज्ड किया था और इनके जो पैरा क्रिस्टलाइन नेचर को भी डिटरमाइन किया था स्टैनले ने, ठीक है ना, स्टैनले ने किया था। तो सबसे पहले इसकी सिम्टम्स को देखा था अडोल्फ मायर ने, ठीक है। इसको डिस्कवर किया था डी.ए.वनोस्की ने। डी.ए.वनोस्की के वर्क को आइडेंटिफाई किया था बेजरिंग ने, ठीक है। टीएमवी जो थी इसकी जो फिजिकल फिनोमेना दिए थे ताकाहाशी और रॉलिन ने। और टीएमवी को क्रिस्टलाइज्ड किसने किया था फर्स्ट टाइम? स्टैनले ने। स्टैनले की क्रिस्टलाइजेशन वाला जो एमसीक्यूज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में आ जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ी हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो अभी हम बात करते हैं तंबाकू मोज़ेक वायरस के डिजीज सिम्टम की, कि इसके अंदर डिजीज सिम्टम्स इसके क्या होते हैं। तो टीएमवी इफेक्ट करता है फोटोसिंथेटिक टिश्यू, होस्ट के फोटोसिंथेटिक टिश्यू को ये इफेक्ट करता है और जिसकी वजह से डिस्टोरियन होनी शुरू होती है, क्लोरोसिस होनी शुरू होती है, ठीक है। क्लोरोसिस मतलब कि वो स्पॉट्स बनना शुरू होते हैं क्लोरोफिल की कमी की वजह से। उसके अलावा मोटलिंग होनी शुरू होती है, ये भी स्पॉट्स ही होते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा रेगुलर स्पॉट्स को कहते हैं मोटलिंग। कर्लिंग होनी शुरू होती है, लीव कर्ल होना शुरू हो जाते हैं। डवार्फिंग होनी शुरू हो जाती है, प्लांट जो होती है उसकी हाइट छोटी रह जाती है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, ब्लिस्टरिंग, लीव्स के ऊपर दाने दाने फोड़े फोड़े से बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो लीफ की सरफेस के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा जो होती है ना, नेक्रोसिस होनी शुरू हो जाती है, सेल्स जो होते हैं वो अंदर ही अंदर टूटना शुरू हो जाते हैं और लीफ जो होता है वो सरफेस बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, ठीक है। पूरा प्लांट ही डवार्फ रह जाता है और फ्लावर जो है डिस्कलरेशन होनी शुरू हो जाती है, डिस्कलरेशन ऑफ फ्लावर्स की डिस्कलरेशन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये वेरिएशन जो होती है ना, ये वायरस स्ट्रेन की वेरिएशन की वजह से होती है और ये पूरे प्लांट की वैरायटी को ही अफेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा क्या होता है, अगर ट्रांसमिशन की बात करें कि ये होस्ट के अंदर ट्रांसमिट किस तरह होता है, तो टीएमवी जो होती है ये ट्रांसमिट होता है होस्ट के अंदर थ्रू मैकेनिकल वाउंड। कोई वाउंड है होस्ट में तो उसके ज़रिए ये होस्ट में इंटर होता है, थ्रू मैकेनिकल वाउंड टीएमवी इंटर टू दी होस्ट, ठीक है। तो इन्फेक्टेड पोलन ग्रेन की वजह से हो सकता है, या फिर कोई वेक्टर, जिस तरह के हमारे पास एक है माइजस पर्सिका। माइजस पर्सिका इज दी होस्ट ऑफ टीएमवी, ठीक है। तो सॉरी, वेक्टर ऑफ टीएमवी, सॉरी, ये वेक्टर होता है टीएमवी में। तो अगर डिजीज साइकिल को थोड़ा सा हम यहाँ पे देखें, इसके डिजीज साइकिल को देखें तो ये इन्फेक्ट करता है सीडलिंग के वाउंडेड टिश्यू को, ठीक है। सीडलिंग के वाउंडेड टिश्यू को अफेक्ट करता है, या फिर क्या होता है, ये फील्ड के अंदर जाके ट्रांसप्लांट हो जाता है। तो ये क्या करता है, वाउंडेड टिश्यूज जो होगा ना उसको इन्फेक्ट होगा बाय टीएमवी, ठीक है। इसको टीएमवी इन्फेक्ट करता है। उसके बाद क्या होता है कि ये वाउंड के अंदर इन्वेड होने के बाद ये जाता है पैरेन्काइमाइटस सेल के पास। उस वाउंड में दाखिल होने के बाद ये पैरेन्काइमाइटस सेल्स को इन्फेक्ट करता है। अब पैरेन्काइमाइटस सेल्स से इन्फेक्ट होते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे जो आके ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा और प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए दूसरे सेल्स में भी चला जाएगा। देखो ये एक सेल है, इसको इसने इन्फेक्ट किया, ठीक है, साथ वाले सेल कनेक्टेड है,
किस कनेक्शन से कनेक्टेड है? प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन है ना सेल के दरमियान, इस प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए ये वायरस इन सेल्स के अंदर गुजरेगा, ठीक है, दूसरे सेल्स में भी आ जाएगा। और उसके बाद ये आ जाएगा फ्लोइम में, फ्लोइम में भी आ जाएगा वायरस। फ्लोइम में आने के बाद ये क्या करेगा? ये पूरे प्लांट को सिस्टमेटिकली इन्फेक्ट करेगा। आफ्टर रीचिंग द फ्लोइम इट इज सिस्टमेटिकली इन्फेक्ट होल प्लांट, पूरे प्लांट को ही इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है। और बाद में ये इंटर होता है साइटोप्लाज्म में, जहाँ पे ये रहेगा क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ठीक है। इस साइटोप्लाज्म में आएगा ये, और यहाँ पे आके साइटोप्लाज्म में टीएमवी रहता है इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में यहाँ पे आके रहेगा। उसके बाद होस्ट सेल जो होते हैं ना अलाइव रहते हैं, यहाँ पे लाइसिस नहीं होती है, ठीक है ना, वायरल एंड बैक्टीरियोफेज के केस की तरह ही, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम इसके डिजीज़ मैनेजमेंट और कंट्रोल को थोड़ा सा देखें, ठीक है। डिजीज़ मैनेजमेंट के अंदर फिजिकल मेथड है, इन ख़त्म हो गई है, इनकी कंप्लीट करके ये मैं करूँगी फिर। दूसरा है केमिकल मेथड, और थर्ड है ग्रोइंग डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज़। तो फिज़िकल मेथड क्या है कि ना जो सॉइल बेड है ना उसको हम स्टीरिलाइज्ड कर सकते हैं, ठीक है, उसको साफ़ किया जा सकता है इससे टीएमवी से, ताकि इसके अटैक को रिड्यूस किया जा सके प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। केमिकल मेथड क्या है कि स्प्रे करना टैनिक एसिड को, तो फिज़िकल में स्टीरिलाइजेशन करवानी सॉइल की ताकि इनको रिमूव किया जा सके प्लांट के साथ कांटेक्ट में। इसके अंदर टैनिक एसिड का ट्रीटमेंट करवाया जाता है इसको किल करने के लिए। और ग्रोइंग डिजीज़ रेसिस्टेंट वैरायटी क्या है कि बेस्ट वे ये होता है कि डिजीज़ रेसिस्टेंट वैरायटी को ग्रो करवा देना ताकि वायरस के अटैक को रिड्यूस किया जा सके। वो वैरायटी है तंबाकू मोज़ेक वायरस रेजिस्टेंट 2, ठीक है, और तंबाकू मोज़ेक वायरस रेजिस्टेंट वैरायटी 3, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस की, कि वायरसेस जो है किस तरह ट्रांसमिट होते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस, वायरस अपने होस्ट में किस तरह ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसमिट होता है। तो ट्रांसमिशन का तरीका क्या है, यहाँ पे हम ये देखेंगे। ऑलमोस्ट 2000 वायरसेस जो होते हैं वो आइडेंटिफाइड हुए हैं अभी तक, ठीक है। कितने वायरसेस आइडेंटिफाई हुए हैं? 2000। लेकिन ये सारे डिजीज़ काज नहीं करते हैं। डिजीज़ काजिंग वायरसेस 1000 है, ठीक है ना। 1000 वायरसेस डिजीज़ काजिंग है और 2000 अब तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं। तो डिजीज़ काजिंग एजेंट, ठीक है, डिजीज़ काजिंग एजेंट किसको कहते हैं? डिजीज़ काजिंग एजेंट, डिजीज़ काजिंग एजेंट कहते हैं पैथोजन को, ठीक है। डिजीज़ काजिंग एजेंट इज़ पैथोजन, क्लियर। तो प्लांट पैथोलॉजी जो हमारे पास है वो एक स्टडी है डिजीज़ काजिंग एजेंट्स की प्लांट्स के अंदर, ठीक है ना। तो ये मैंने एक जनरल सी टर्म बताई है, ठीक, क्लियर। तो जो हमारे पास देखते हैं अब थोड़ा सा ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस, किस तरह वायरसेस ट्रांसमिट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसमिशन होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। ट्रांसमिशन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन,
ठीक है। ट्रांसमिशन जो है ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन से किस तरह होती है, तो वायरसेस जो हैं ये वेजिटेटिवली प्रोपगेट हो सकते हैं थ्रू किस तरह, ये कटिंग से हो सकते हैं, ठीक है। देखते हैं हम, ये भी रीज़न भी देखेंगे इसका, ठीक है ना। तो ग्राफ्टिंग से हो सकते हैं वेजिटेटिवली प्रोपगेट, बडिंग से हो सकते हैं, या फिर यूज़ ऑफ ट्यूबर, बाय यूज़ ऑफ ट्यूबर, बड, कॉर्म एंड राइजोम, इनके यूज से भी वेजिटेटिवली प्रोपगेट हो सकते हैं। कोई भी वायरस जो कि मदर प्लांट से के अंदर पाया जाता है, जिससे हम प्रोपगेशन के लिए ऑर्गन लेते हैं, ठीक है। तो ये आप देखो, मैं यहाँ पे एक प्लांट बनाती हूँ, ये मदर प्लांट है, ठीक है ना। मदर MP लिख दिया मैंने, मदर प्लांट है। इस पे ना कोई भी वायरस है, यहाँ पे वायरसेस मौजूद हैं। तो आपने प्लांट का एक पार्ट लिया है ताकि इससे वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जा सके, ठीक है। ये एक पार्ट ले लिया, इसके ऊपर था वायरस मौजूद ऑलरेडी। तो ये क्या होगा, ये नेक्स्ट प्रोजनी जो इससे बनेगी उसके अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये था, हमने क्या लिया था, ये हमने कोई पार्ट लिया था, हम एक्स प्लांट का नाम दे देते हैं इसको, कि आपने ये प्लांट का पार्ट लिया था नेक्स्ट प्रोपगेशन करवाने के लिए। इस प्लांट का ये पार्ट है मदर प्लांट का, इसको जब नेक्स्ट ग्रो करवाना है तो ये पूरा प्लांट जो होगा ना, इससे बनेगा ये वाला नेक्स्ट। तो इस पूरे प्लांट के अंदर ना वायरसेस देखने को मिलेंगे इस तरह। तो जो न्यू प्लांट होगा वो भी वायरल इन्फेक्टेड होगा, जस्ट लाइक मदर प्लांट, ठीक है। तो ये भी मदर प्लांट की तरह ही वायरल इन्फेक्टेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोजनी सारी ही, इससे जितने भी नेक्स्ट हम प्लांट प्रोड्यूस करवाएंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब होता है प्लांट के सेक्सुअल पार्ट के अलावा वाले पार्ट से जो है वो नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट करवाना, ठीक है ना। तो ये यहाँ से क्या था, ये वाला तो नहीं सेक्स पार्ट है, सेक्सुअल पार्ट है प्लांट का, ठीक है ना। तो इससे नेक्स्ट हमने न्यू प्लांट बनाया है, इसीलिए हम इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, कि वेजिटेटिव पोर्शन से नेक्स्ट प्लांट बनाया गया है। और इस वेजिटेटिव पोर्शन में क्या था, मौजूद था यहाँ पे वायरस, और जब इसको ग्रो करवाया गया है तो नेक्स्ट प्लांट जो न्यू बना है उसके अंदर भी वायरल इन्फेक्टेड है, वो भी वायरल इन्फेक्टेड है हमारे पास, ठीक है। तो इसके अलावा ना अगर ट्रांसमिशन जो होती है ये नेचुरल रूट ग्राफ्ट्स के जरिए भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ट्रांसमिशन अब हम देखते हैं सीड से। सीड से किस तरह ट्रांसमिशन होती है, तो वायरस इन्फेक्टेड सीड प्लांट ट्रांसमिट करते हैं वायरस को दूसरे प्लांट में। देखो ये सीड है, ये क्या है, वायरल इन्फेक्टेड है। इससे जो आपने प्लांट प्रोड्यूस करवाना है ना, वो भी क्या होगा, वायरल इन्फेक्टेड ही होगा। तो वायरल इन्फेक्टेड सीड से प्रोड्यूस कर होने वाला प्लांट पूरे जो है वो प्लांट वो भी वायरल इन्फेक्टेड ही होगा। और जो ये सीड होगा ना, इसका वायरस पूरे प्लांट के अंदर होगा, मतलब कि होल प्लांट इज इंटायर प्लांट इज सीड वायरल इन्फेक्टेड, ठीक है। तो 100 वायरसेस रिपोर्ट हुए हैं सीड से ट्रांसमिट, जो कि सीड के ज़रिए ट्रांसमिट होते हैं प्लांट्स के अंदर। हंड्रेड्स ऑफ वायरसेस ऐसे हैं जो उनके सीड से ही ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है ना। तो तंबाकू रिंग स्पॉट वायरस और सोयाबीन के अंदर जो होता है ये भी ट्रांसमिट होता है सीड से। कौन सा, तंबाकू रिंग स्पॉट वायरस, एक ऐसा वायरस होता है तंबाकू रिंग स्पॉट वायरस, जो कि ये सोयाबीन के अंदर होता है। कहाँ पे ये देखा जाता है, सोयाबीन में। और ये ट्रांसमिट किस तरह होगा, थ्रू सीड। तो ये ट्रांसमिट कहाँ से हुआ है, सीड से, ठीक है ना। सीड इन्फेक्टेड प्लांट से जो सोयाबीन बनाई गई है, ठीक है ना, सीड इन्फेक्टेड प्लांट। तो ये कौन सा वायरस था जिसने इस सीड को इन्फेक्ट किया हुआ था, तंबाकू रिंग स्पॉट वायरस ने। उसके अलावा ट्रांसमिशन पोलन से भी होती है, वो भी देख लेते हैं कि हाउ इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू पोलन।
ठीक है। ट्रांसमिशन किस तरह होती है पोलन से, ठीक है ना। वायरल इन्फेक्टेड पोलन, वायरल इन्फेक्टेड जो पोलन होगा ना वो नेक्स्ट इन्फेक्ट करेगा सीड को, ठीक है ना। जो सीड को इन्फेक्ट करेगा और इन्फेक्ट सीड, और ऑफ कोर्स जब सीड ही इन्फेक्ट है तो नेक्स्ट सीडलिंग्स जो होंगे वो भी क्या होंगे, इन्फेक्टेड। दोबारा बता दूं आपको, पोलन ने जाके एग को फर्टिलाइज किया, इसके न्यूक्लियस ने, अब एग जो है कहाँ पे मौजूद है, सीड वाले पोर्शन में। वहाँ पे अब क्या होगा कि सीड भी इन्फेक्ट होगा उस वायरस से। सीड इन्फेक्ट है तो सीड से बनने वाले सीडलिंग्स भी तो इन्फेक्ट होंगे ना, ठीक है ना। तो क्रॉस पोलिनेशन बाय पोलन फ्रॉम वायरस इन्फेक्टेड प्लांट, वायरस इन्फेक्टेड प्लांट से लिया गया जब पोलन होता है ना, प्लांट का पोलन, जब इससे क्रॉस पोलिनेशन करवाई जाती है, ऑफ कोर्स क्रॉस पोलिनेशन ही होगी क्योंकि दूसरा प्लांट कोई और है, ठीक है ना। तो क्रॉस पोलिनेशन जब होती है इससे, तो ये दूसरे अदर प्लांट में, ठीक है, अदर प्लांट के एग के साथ, ठीक है। तो जब ये क्रॉस पोलिनेशन होती है तो जो सीड होगा इसका वो क्या हो जाएगा, इन्फेक्ट, तो सीडलिंग भी हो जाएंगे इन्फेक्ट। क्लियर, सीडलिंग्स भी इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो क्लियर। अब देखते हैं ट्रांसमिशन बाय दूसर प्लांट, ट्रांसमिशन बाय दूसर, ठीक है। तो प्लांट वायरस ट्रांसमिट होता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, ठीक है, थ्रो ए ब्रिज बिटवीन टू प्लांट, ठीक है, दो प्लांट से एक प्लांट। अब देखो ये हमारे पास एक प्लांट है, ये एक ट्री है, मैंने इसी तरह ही बना दिया क्योंकि स्पेस कम है, ठीक है। तो ये दूसरा प्लांट जो होगा इस तरह ट्विन करेगा इसके इर्द गिर्द, ठीक है। ये ट्री है, ये अनदर प्लांट है, ठीक है। जिस तरह के आप समझ लो ये जो है हमारे पास दूसर है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक प्लांट के अंदर जो है वो वायरस है, इसके अंदर समझ लो अनदर के अंदर क्या है, वायरस, ठीक है। तो ये प्लांट जो होगा ये ट्विन कर जाएगा इस तरह दूसरे प्लांट के गिर्द, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होगा कि इसकी स्टेम जो होगी ये पैराजिटिक है जो कि ट्विन कर गई है, और ना इन दोनों के दरमियान में ना, ये दोनों प्लांट इनके दरमियान में क्या बन जाएगा, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, मतलब कि इनके सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, ठीक है ना। उनके दरमियान में, सेल्स के दरमियान में ब्रिज बन जाएगा फॉर द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो फिर ये अपना जो वायरस है ना, ये वाला प्लांट ये दूसरे प्लांट के अंदर ऑफ कोर्स मटेरियल्स एक्सचेंज हो रहे हैं तो वायरस भी तो एक्सचेंज होना चाहिए ना, बराबरी रखो। जब मटेरियल एक्सचेंज हो रहे हैं तो हम वायरस क्यों ना एक्सचेंज करें, मटेरियल ले रहे हो मेरे से तो वायरस भी लो, ठीक है। इस तरह ट्रांसमिट कर देता है ये दूसरे ट्री के अंदर और वो इन्फेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास है कि साइंटिस्ट था बेमेट, इसने शो की थी डूडर प्लांट की ट्रांसमिशन, ठीक है, डूडर प्लांट ट्रांसमिशन, ठीक है, इसने शो की थी। उसके अलावा हमारे पास होता है शुगर बीट, दूसरा वायरस है शुगर बीट कर्ली टॉप वायरस, ठीक है। और एट द एंड है हमारे पास कुकुम्बर मोज़ेक वायरस, क्लियर। कुकुम्बर मोज़ेक वायरस बाद में आता है। तो ये कुछ हमारे पास ट्रांसमिशन थे वायरसेस के। कुछ अब हम देखते हैं इसके अंदर सिम्टम्स, ठीक है ना। सिम्टम्स देखते हैं किस तरह क्या होते हैं वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स के अंदर। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, तो आपने इन टर्म्स को याद रखना है और सिम्टम्स आपने बहुत गौर से देखनी है क्योंकि उसमें से MCQs बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो जनरल
जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जनरल कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिम्टम्स हम यहाँ पे देखते हैं। तो अभी हम बात करते हैं सिम्टम्स वायरल इन्फेक्टेड प्लांट्स की, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कलर डेविएशन इन लीव्स। ठीक है, तो सबसे पहले है फर्स्ट ऑफ ऑल इज मोज़ेक। ठीक है, तो मोज़ेक क्या है? इर्रेगुलर डार्क ग्रीन, इर्रेगुलर डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन और येलो कलर्ड पैचेस बन जाना, और येलो कलर पैचेस आर कॉल्ड एज दी मोज़ेक। ठीक है, इसको हम मोज़ेक कहते हैं। ये लीव्स के ऊपर बनते हैं, लीव्स पे, क्योंकि हम लीव्स की बात कर रहे हैं। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास ये तंबाकू मोज़ेक वायरस। ठीक है ना, तंबाकू मोज़ेक वायरस, ये मोज़ेक जो पैटर्न है वो क्रिएट करता है ऑन द लीव्स ऑफ द तंबाकू। ठीक है, सेकंड हमारे पास है मोटलिंग। तो मोटलिंग क्या है? अल्टरनेट लाइट और डार्क ग्रीन पैटर्न ऑन लीव्स। ठीक है, अल्टरनेट। तो ये था मोज़ेक था इर्रेगुलर, ये रेगुलर है जो कि अल्टरनेटिवली चल रहे हैं, लाइट एंड डार्क ग्रीन पैटर्न ऑन लीव्स। ठीक है, तो इसके अंदर मॉटलिंग के केस में जो ये पैटर्न है ना, ये पैचेस हैं, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। दीज आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, बहुत इवनली ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे। क्लियर। तो थर्ड हमारे पास है वेरिएशन। वेरिएशन का केस देखते हैं। तो वेरिएशन के केस में क्या होता है? मिक्स्ड अप पैचेस होते हैं। ठीक है ना, मिक्स्ड पैचेस होते हैं। पैचेस लिखना था, सॉरी। ये पैचेस होते कहाँ पे हैं? ग्रीन कलर के होते हैं लीव्स के ऊपर। ग्रीन कलर के मिक्स्ड अप पैचेस होते हैं लीव्स के ऊपर, फॉर्म्ड ऑन लीव्स। ठीक है, लीव्स के ऊपर ये देखने को मिलते हैं। तो ये मोस्टली वेरिएशन वाले पैचेस देखने को मिलते हैं कैरेट रेड लीफ वायरस, कैरेट रेड लीफ वायरस। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं वीन बेंडिंग। वीन बेंडिंग। ठीक है, तो लीफ वीन के करीब वाला रीजन देखो, ये एक लीफ वीन है, इसके करीब वाला रीजन ना जब डार्कर होगा, दिस रीजन इज डार्कर। तो लीफ वीन के करीब करीब जो रीजन होगा, ये जब डार्कर होगा सराउंडिंग एरिया के मुकाबले में। ठीक है ना, दूसरे ये वाले सारे टिश्यूज़ के मुकाबले में जब ये एरिया ज़्यादा डार्क होगा तो इसको हम वीन बेंडिंग का नाम देते हैं। ठीक है ना, कि वीन के करीब वाला एरिया ज़्यादा डार्क है एज़ कम्पेयर टू अदर टिश्यूज़, तो ये वीन बेंडिंग होता है। तो ये देखी जाती है TMV के अंदर। क्लियर। फिफ्थ हमारे पास है वीन फ्लेकरिंग। तो वीन फ्लेकरिंग के अंदर क्या होता है कि वाटर सैचुरेटेड एरिया बन जाते हैं। ठीक है ना, कहाँ पे बनते हैं? लीफ की बैक साइड पे। जो लीफ है
इसकी जो बैक साइड है ना उसके ऊपर ना इस तरह के वाटर वाले स्पॉट्स बन जाते हैं, वाटर से सैचुरेटेड एरियाज बन जाते हैं वीन फ्लैकरिंग के केस में, ठीक है ना। तो ये बनते हैं लीफ की बैक साइड पे, और ये वीन के साथ साथ जो ये वीन होगी ना इसकी, उसके साथ साथ कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो वहाँ पे बनेंगे। दीज आर दी वाटर सैचुरेटेड एरिया ऑन दी बैक ऑफ द लीफ, ठीक है ना, जो कि दूसरे एरिया के मुकाबले में जो है वो वाटर सैचुरेट होगा और कॉरस्पॉन्ड होगा वीन के, ठीक है ना। तो इसके अंदर आते हैं हमारे अंदर हमारे पास सिट्रस ट्राइस्टीजा वायरस। क्लियर। 6 पे हमारे पास है, 6 पे वीन क्लियरिंग, ठीक है, वीन क्लियरिंग। तो वीन क्लियरिंग क्या है? वीन क्लियरिंग नॉर्मल ग्रीन कलर जो होता है वीन का वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है प्लांट की वीन का, ठीक है ना। तो जो हमारे पास दरमियान में वीन्स हैं उसका नॉर्मल ग्रीन कलर जो होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है और ये येलो होना टर्न होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, येलोइश होनी शुरू हो जाती हैं वीन्स। तो इसको हम वीन क्लियरिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं, जो कि किससे काज होता है? वायरस से काज होता है, ठीक है। और एक वायरस का सिम्टम है येलो वीन्स, ठीक है ना, वो भी वायरल इन्फेक्टेड प्लांट्स के अंदर ही होता है, येलो वीन्स ऑफ द लीफ, ठीक है, येलो। ठीक है, तो येलो वीन का कॉन्सेप्ट क्या है? वीन और वीनलेट्स येलो होना शुरू हो जाते हैं, वीन एंड वीनलेट्स टर्न येलो होना शुरू हो जाएंगे और ये एक नेट लाइक पैटर्न बना देंगे, नेट लाइक, ठीक है, नेट लाइक पैटर्न बना देंगे। तो येलो वेन मोज़ेक ऑफ ओकरा, येलो वेन मोज़ेक ऑफ ओकरा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है? येलोइंग जो होता है वो वाला होता है, जो हमारे पास सिम्टम है लीव्स के अंदर येलोइंग का, वो बात करते हैं। आई थिंक 7 है ये नंबर, ये येलोइंग है, ठीक है। तो येलोइंग के अंदर क्या होता है कि पूरा जो लीफ का लेमिना है ना वो गोल्डन येलो हो जाता है, लीफ लेमिना, इंटायर लीफ लेमिना जो होगा वो क्या हो जाएगा? गोल्डन येलो हो जाएगा। क्लियर। इंटायर लीफ लेमिना टर्न गोल्डन येलो। तो येलो मोज़ेक ऑफ दी मंग बीन इसकी बेस्ट एग्जांपल है, येलो मोज़ेक ऑफ मंग बीन। क्लियर। उसके बाद 8 वाला हम देखते हैं, वो है क्लोरोटिक और नेक्रोटिक लोकल लेयन। ये भी लीव्स के अंदर ही कलर डेविएशन है, क्लोरोटिक एंड नेक्रोटिक लोकल लेयंस। क्लियर। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं? छोटे छोटे क्लोरोटिक और नेक्रोटिक लियन स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, जो कि नेक्रोटिक का मतलब है कि वो हिस्से के अंदर टिश्यूज़ की डेथ होना शुरू हो जाती है, और क्लोरोटिक का मतलब है ये क्लोरोफिल की लेक की वजह से डेथ होती है, ठीक है ना। तो पैचेस बनना डेथ की वजह से नेक्रोसिस है, और क्लोरोसिस है क्लोरोफिल की कमी की वजह से डेथ होना शुरू हो जाती है। तो ये लीफ वायरस की जो इनोकुलेशन है ना उससे ही जो होती है वो होती है क्लोरोटिक और नेक्रोटिक लोकल लेयन, ठीक है। एक और है रिंग स्पॉट डिजीज़ का फिनोमिना है, रिंग स्पॉट। तो रिंग स्पॉट डिजीज़ में हम देखते हैं कि एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर येलोइश और नेक्रोटिक रिंग बनती है, ठीक है ना, ग्रीन टिश्यूज़ में येलोइश और नेक्रोटिक रिंग बन जाएगी, रिंग फॉर्म्ड
ऑन लीफ टिश्यूज, लीफ के टिश्यूज के ऊपर येलोइश और नेक्रोटिक रिंग बन जाएगी, ठीक है ना, ग्रीन टिश्यूज के ऊपर। तो रिंग स्पॉट की सिम्टम्स फर्स्ट टाइम अपेयर हुई थी स्मॉल वाइटिश डीप स्पॉट के तौर पर, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट टाइम सिम्टम अपेयर हुई थी एज ए स्मॉल वाइटिश डीप स्पॉट। क्लियर। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कलर डेविएशन ऑन स्टेम। स्टेम के ऊपर किस तरह कलर डेविएशन बनती है, तो डार्क ग्रीन कलर के पैचेस बनते हैं स्टेम के ऊपर, ठीक है ना, डार्क ग्रीन कलर पैचेस ऑन स्टेम, स्टेम के ऊपर डार्क ग्रीन कलर के पैचेस बनते हैं। तो इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, स्वीट पोटैटो इनेशन, ठीक है, मोज़ेक। उसके अलावा ब्लैक स्ट्रीक ऑन स्टेम्स, क्लियर। उसके अलावा तंबाकू नेक्रोसिस, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कलर डेविएशन फ्लावर्स के अंदर जो वायरसेस की वजह से होती हैं, ठीक है। कलर डेविएशन इन फ्लावर्स, फ्लावर्स में किस तरह कलर डेविएशन होती है, ठीक है। तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है कलर ब्रेकिंग का। ठीक है, तो कलर ब्रेकिंग क्या है, डिसकंटिन्यूस स्ट्रीक्स बनती हैं लाइट और डार्क कलर की फ्लावर की पेटल्स के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूस स्ट्रीक्स बनती हैं किसकी, लाइट एंड डार्क कलर। और ये बनती कहाँ पे है, फ्लावर्स की पेटल्स के ऊपर ये स्ट्रीक्स बनती हैं, फॉर्म्ड ऑन दी फ्लावर पेटल्स, फ्लावर की पेटल्स के ऊपर ये स्ट्रीक्स बनती हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर बेस्ट एग्जांपल है कैना मोटल वायरस, एग्जांपल है इसके अंदर कैना मोटल वायरस, ठीक है। और सेकंड है हमारे पास वायरसेंस, तो वायरसेंस क्या है, फ्लावर ग्रीन और लीफी होना शुरू हो जाएंगे, फ्लावर्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, ग्रीन एंड लीफी, ठीक है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल हमारे पास है बेस्ट कॉटन वायरसेंस, क्लियर। कॉटन वायरसेंस हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ तक होगी बात इसकी कलर डेविएशन फ्लावर्स के अंदर भी। अब हम बात करते हैं फ्रूट्स के अंदर कलर डेविएशन किस तरह होती है वायरसेस की वजह से, ठीक है। क्लियर। तो डार्क ग्रीन कलर के पैचेस बनते हैं कुकम्बर में वायरसेस की वजह से, डार्क ग्रीन कलर पैचेस किसमें बनते हैं, ये फार्म्ड इन कुकम्बर, ये वायरसेस की वजह से बनते हैं, ठीक है ना। और वाटर सैचुरेटेड रिंग स्पॉट बनते हैं फ्रूट्स के अंदर, वाटर आप देख सकते हो, ये वाटर सैचुरेटेड रिंग स्पॉट्स बनते कहाँ पे हैं, ये फ्रूट्स में। जिस तरह के हमारे पास है पपाया रिंग स्पॉट वायरस जो कि वाटर सैचुरेटेड स्पॉट्स बनाता है फ्रूट्स में, पपाया के अंदर, ठीक है ना, पपाया रिंग स्पॉट
वायरस। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सीड के अंदर किस तरह कलर डेविएशन होती है। सीड्स में कैसे कलर डेविएशन होती है, क्लियर। तो सीड के अंदर क्या होते हैं कि मोटल और स्पेक्स बनते हैं। जिस तरह के सोयाबीन सीड की बात करें, उनके अंदर बनेंगे मोटल और स्पेक्स बन जाएंगे। ठीक है ना, कहाँ पे बनेंगे ये? सीड के ऊपर। जैसे कि मोटल और स्पेक हम देखेंगे सोयाबीन सीड्स के ऊपर। ठीक है ना, ये पैचेस होते हैं जो बन जाते हैं। कि किस तरह बनते हैं ये? सोयाबीन मोज़ेक वायरस। कौन बनाता है ये पैचेस? सोयाबीन मोज़ेक वायरस। ठीक है, और वीट सीड के अंदर भी मोटलिंग करवा देता है, वो है वीट स्ट्रीक मोज़ेक वायरस। मोटलिंग इन वीट सीड। ये मॉडलिंग कौन करवाता है? वीट स्ट्रीक मोज़ेक वायरस। ये करवाता है, ये वाली मॉडलिंग। ठीक है ना, ये मॉडलिंग यही करवाएंगे, क्लियर। तो थोड़ी सी हम बात करते हैं किस तरह जो है वायरसेस शेप जो होती है वो लीव्स वगैरह की शेप को किस तरह चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, तो अभी हम बात करते हैं किस तरह शेप चेंज कर देते हैं वायरसेस। चेंज इन शेप। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक डिजीज देखते हैं, शू स्ट्रिंग डिजीज। ठीक है, शू स्ट्रिंग डिजीज। तो अच्छा, बात करते हैं यहाँ पे अब हम शू स्ट्रिंग डिजीज की। ठीक है ना, तो शू स्ट्रिंग डिजीज में क्या होता है कि जो लीफ का लेमिना होता है ना वो नैरो हो जाता है। लीफ लेमिना बिकम नैरो एंड कंस्ट्रिक्टेड, और इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। लेमिना कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो जो लीफलेट्स होते हैं वीन्स के दरमियान में, जो लीफलेट्स होते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होना, वो पुअरली डेवलप्ड करते हैं। ठीक है ना, जो लीफलेट होते हैं ये भी पुअरली डेवलप करते हैं। तो इसके अंदर बेस्ट एग्जांपल है शू स्ट्रिंग डिजीज में पपाया रिंग स्पॉट वायरस। ठीक है ना, तो जो पपाया रिंग स्पॉट्स का बना देता है पपाया के ऊपर। ठीक है, सेकंड हमारे पास शेप चेंज के अंदर आता है इनेशन एंड ट्यूनर्स। इनेशन एंड ट्यूनर्स। तो इनेशन एंड ट्यूनर्स में जो इनेशन जो होता है ना, ये स्केली लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, इनेशन इज ए स्केली लीफ लाइक स्ट्रक्चर। लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ये लीव्स जो होते हैं ट्रू लीफ से डिफरेंट होता है कम्प्लीटली, क्योंकि इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। दे लेक वेस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, तो इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है पी इनेशन मोज़ेक। मोज़ेक, क्लियर। थर्ड पे है हमारे पास ब्लिस्टर। तो ब्लिस्टर के अंदर क्या है कि एपिडर्मस जो लीफ की है ना, ये बबल लाइक आउटग्रोथ जब बना देती है। जो लीफ की एपिडर्मस है इसके ऊपर बबल लाइक आउटग्रोथ बनना शुरू हो जाती हैं, बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह के पिंपल्स बनना शुरू हो जाते हैं, इसी तरह आप हिसाब लगा लो कि बबल लाइक आउटग्रोथ बनना शुरू हो जाती है, तो इनको हम ब्लिस्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा है? कुकम्बर मोज़ेक वायरस इसकी बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, ब्लिस्टर्स के अंदर आते हैं जो वायरस काज करते हैं ब्लिस्टर्स को, वो हैं कुकम्बर मोज़ेक
वायरस, ठीक है। कुकम्बर मोज़ेक वायरस जो है ये ब्लिस्टर्स काज करते हैं, क्लियर। तो अगर हम बात करें थोड़ी सी यहाँ पे वायरसेस के और भी एक और सिम्टम्स के अंदर आते हैं नेक्रोसिस वगैरह, तो उसको थोड़ा डिस्कस करें अगर। नेक्रोसिस, तो नेक्रोसिस जो कॉन्सेप्ट है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ना प्लांट का सेल जो होता है उसको स्ट्रेस मिलना शुरू हो जाती है और सेल डेथ होनी शुरू हो जाती है। देखो ये सेल है ना, नेक्रोसिस में केस में क्या होगा, प्लांट का सेल जो होगा ये गेन करेगा स्ट्रेस, प्लांट के सेल के अंदर को स्ट्रेस मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, जिसकी वजह से सेल जो होगा इस स्ट्रेस मिलने की वजह से मर जाएगा, सेल डेथ हो जाएगी, ठीक है, सेल डेथ अकर होगी। तो दो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, एक है हाइपरप्लाजिया और एक है हाइपोप्लाजिया। हाइपरप्लाजिया, तो हाइपरप्लाजिया के अंदर क्या होता है कि प्लांट्स जो इन्फेक्टेड प्लांट के अंदर ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी और अबनॉर्मल डेवलपमेंट होगी टिश्यू की। तो इन्फेक्टेड प्लांट शो अबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ टिश्यूज और एक्सेसिव ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और अब नॉर्मल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है टिश्यू की, जिसकी वजह से नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो सेल की एक अबनॉर्मल सी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास स्टेम के ऊपर ट्यूमर्स ऑन स्टेम और प्लांट के दूसरे पार्ट के ऊपर जो है ट्यूमर्स का बन जाना। तो इसके अंदर जो बेस्ट एग्जांपल है वो है स्वॉलन शूट ऑफ कोको, ठीक है, कोको के स्वॉलन शूट्स हैं, ठीक है। तो लीफ इस केस में कर्ल हो जाते हैं, रोल हो जाते हैं। हाइपरप्लाजिया के केस में लीफ कर्लिंग होती है, लीफ कर्ल और रोल हो जाते हैं, ठीक है ना, लीफ कर्लिंग और रोलिंग होती है। तो चिली लीफ कर्ल जो होते हैं ना वो लीफ कर्ल की कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे है हाइपोप्लाजिया भी दूसरी कंडीशन। तो हाइपोप्लाजिया सेकंड केस है। तो हाइपोप्लाजिया के अंदर क्या होते हैं, इन्फेक्टेड प्लांट जो होता है वो कम ग्रोथ शो करता है, ठीक है ना, कम ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन शो करता है, ठीक है। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है हमारे पास ड्वार्फिंग और रोज टिंटेड कंडीशन, क्लियर। तो आई होप सो कि आपको वायरस के फुल कॉन्सेप्ट की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं वन शॉट लेक्चर्स और बनाऊं तो आप मुझे उस टॉपिक के बारे में बता दें, जिस तरह ब्रायोफाइट, रेडियोफाइट्स, वैसे तो मैं इनके बना दूंगी 1 बाय 1 करके। वन शॉट की प्लेलिस्ट में जाके आप अलगा और फंजाई का भी वन शॉट लेक्चर देख सकते हैं, वायरस का भी है, इसके बाद ब्रायोफाइट, रेडियोफाइट, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का भी मैं बना दूंगी लेक्चर। और बाकी भी जेनेटिक्स वगैरह जो है टॉपिक्स बॉटनी के रिलेटेड और बायोलॉजी के रिलेटेड सबके मैं 1 बाय 1 वन शॉट लेक्चर अपलोड करती रहूँगी, ठीक है। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ गया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।